नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। इन दिनों नेपाल में एक पैटर्न दोहराया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक होती है, संसद भंग करने की सिफारिश पेश की जाती है, कुछ मिनटों बाद उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं, नए चुनाव की तारीख तय होती है। इसके खिलाफ विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, संसद भंग करने का फैसला असंवैधानिक है और फिर से चक्र घूमने लगता है। हमने कहा यह पैटर्न है जो दोहराया जा रहा है। इससे पहले कब हुआ था? बमुश्किल 5 महीने पहले। तारीख थी 20 दिसंबर 2020 की। सुबह के 10 बजे कैबिनेट की आपात बैठक हुई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कहने पर बैठक खत्म होते ही ओली पहुंचते हैं राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पास एक सिफारिश के साथ। क्या थी सिफारिश? राष्ट्रपति महोदया, मैं सदन भंग करने की मांग करता हूं। राष्ट्रपति ने कलम उठाई और बोली हो जैसे तथास्तु, और नेपाल की संसद भंग हो गई। नए चुनाव की तारीख तय हुई। कहा गया अगले बरस 30 अप्रैल और 10 मई को वोटिंग होगी। इस ऐलान के तुरंत बाद विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया। कहा कि यह फैसला असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ है। वे इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से फैसला आया। 23 फरवरी 2021 के दिन चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद भंग करने का फैसला असंवैधानिक है, यानी संसद बहाल रहेगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगले 13 दिनों के भीतर प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई जाए। प्रतिनिधि सभा यानी नेपाल की संसद का निचला सदन। भारत में जैसे लोकसभा है वैसे ही नेपाल में प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। सर्वोच्च अदालत का यह फैसला ओली के लिए बड़ा झटका था। अब उन्हें संसद में बहुमत हासिल करना था। इसी डर से उन्होंने दिसंबर में संसद भंग करने की सिफारिश की थी। इस डर का बैकग्राउंड क्या है? ये कहानी शुरू होती है 2015 में। इस साल सितंबर के महीने में नेपाल को उसका नया संविधान मिलता है। फिर देश में चुनाव होते हैं और इसी चुनाव में जीतकर पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं केपी शर्मा ओली। तारीख थी 11 अक्टूबर 2015। इस सरकार में 2 पावर सेंटर थे, एक ओली और दूसरे पुष्प कमल दहल, जिन्हें सब प्रचंड के नाम से जानते हैं। शुरू में ये सब ठीक रहा, लेकिन फिर खटास बढ़ने लगी। दहल सपोर्ट वापस लेना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि चीन ने प्रचंड पर यानी दहल पर दबाव बनाया और ओली को बचाया। तो ओली उस वक्त बच गए, लेकिन फिर जुलाई 2016 में उनकी कुर्सी चली गई। नेपाली कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट के प्रेशर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगस्त 2016 में सत्ता से निकले ओली की वापसी हुई। फरवरी 2018 में वो फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। ओली की राजनीतिक पार्टी का नाम जान लीजिए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, शॉर्ट में इसे कहते हैं एनसीपी। इसके 2 मुखिया बने अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियों के एकीकरण के बाद। इस एनसीपी के 2 मुखिया कौन थे? एक तो खुद ओली और दूसरे पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये कैसे हुआ? दरअसल सरकार बनाते समय ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और प्रचंड की पार्टी जिसका नाम था नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, इन दोनों ने आपस में विलय कर लिया और फिर नई पार्टी बनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ओली और प्रचंड नई पार्टी के सह अध्यक्ष बने। कुछ समय बाद ओली पर दबाव बढ़ा कि वो प्रधानमंत्री या पार्टी अध्यक्ष, दोनों में से एक पद चुने और एक छोड़ दें। ओली इस मांग को टालते रहे। फिर पार्टी में इसके भीतर तकरार शुरू हुई। प्रचंड धड़ा नाराज हो गया। इसके अलावा ओली पर भ्रष्टाचार फैलाने और सरकार में तानाशाही चलाने के आरोप भी लगे। उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का डर सताने लगा। बहुमत हासिल करने का भरोसा नहीं रहा। जब फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग के फैसले को मानने से इनकार किया तो केपी शर्मा की स्थिति पुनर्मूर्छको भव वाली हो गई। अब उन्हें सदन में अविश्वास प्रस्ताव के आने का इंतजार करना था। और कयामत का वो दिन आया 10 मई 2021 को। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। प्रतिनिधि सभा में कुल सदस्यों की संख्या है 275। वोटिंग के दिन 232 मौजूद थे और इनमें से 124 सांसदों ने केपी शर्मा ओली के खिलाफ वोट दिया। पक्ष में पड़े सिर्फ 93 वोट। बाकी के 15 सांसदों ने न्यूट्रल का बटन दबाया, यानी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विश्वास मत हार चुके थे नेपाल के निचले सदन में। इसके बाद राष्ट्रपति ने सभी पार्टियों को बहुमत साबित करने के लिए 14 मई तक का समय दिया। इस अवधि तक किसी भी पार्टी ने बहुमत का दावा नहीं किया। 15 मई को राष्ट्रपति ने फिर से केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। विश्वास मत हारने के बाद ओली केयरटेकर प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति ने हफ्ते भर पहले ही विश्वास मत से वंचित रहे व्यक्ति को दोबारा शपथ कैसे दिलवा दी? दरअसल नेपाल के संविधान में इसकी व्यवस्था है।
राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें यह भरोसा हो कि चुना गया सदस्य 30 दिनों के भीतर सदन में बहुमत हासिल कर लेगा। 20 मई को ओली ने राष्ट्रपति को एक और सुझाव दिया। कहा कि आप ऐसे किसी सदस्य को चुनिए जो सदन में बहुमत साबित करने का इच्छुक हो। अपने पद से इस्तीफा दिए बिना उन्होंने ये सुझाव दिया। विडंबना देखिए, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठा था और उसी के कहने पर नए प्रधानमंत्री की तलाश का तमाशा हो रहा था। राष्ट्रपति ने ऐसा ही किया। बहुमत साबित करने के लिए 21 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया विपक्षी नेताओं को। इस सीमित समय के बावजूद विपक्षी गठबंधन ने 149 सांसदों के दस्तखत जुटा लिए। इस विपक्षी गठबंधन के अगुवा थे नेशनल कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा। उन्हें ओली के पूर्व सहयोगी प्रचंड और माधव कुमार नेपाल धड़े का भी समर्थन मिला। इसके अलावा जनता समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने भी उन्हें सहयोग दिया। तो अब लग रहा था कि देउबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनके पीएम बनने से पहले एक और ट्विस्ट आ गया। उनके राष्ट्रपति निवास पहुंचने से पहले ओली फिर से पहुंच गए राष्ट्रपति के यहां। दावा किया कि मेरे पास 153 सदस्यों का संसद के समर्थन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओली जिन 153 सांसदों के समर्थन का दावा कर रहे थे, ना तो उनके पास उन सभी के दस्तखत थे और ना शारीरिक तौर पर सभी सांसद वहां उपस्थित थे। आरोप यह भी है कि ओली ने उन सांसदों के नाम भी अपनी चिट्ठी में लिखे जो शेर बहादुर देउबा को समर्थन का ऐलान कर चुके थे। इस चिट्ठी के बाद राष्ट्रपति ने क्या किया? उन्होंने दोनों चिट्ठियों की सत्यता जांचे बिना उन्हें खारिज कर दिया। प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से कहा गया कि दोनों पक्षों के बहुमत का दावा गलत है। किसी भी दल ने सरकार बनाने के लिए जरूरी अहर्ताएं पूरी नहीं की। और इसके बाद 21 मई की आधी रात को कैबिनेट की केपी शर्मा ओली की कैबिनेट की मीटिंग फिर से होती है और फिर से इसमें संसद भंग करने की सिफारिश की जाती है। और रात के 2 बजे उसी दिन राष्ट्रपति इस सिफारिश को मंजूरी भी दे देती हैं। फिर ऐलान होता है कि 10 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और तब तक के लिए केपी शर्मा ओली कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते रहेंगे। विपक्ष इसके चलते गुस्से में है। नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी पर ओली को गलत फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि आधी रात में कैबिनेट की बैठक बुलाकर संसद भंग करना संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बयान के बाद विपक्षी गठबंधन ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनकी तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि अदालत शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनने के हक में फैसला दे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि चूंकि संसद भंग करने का फैसला असंवैधानिक है, इसलिए संसद को फिर से बहाल किया जाए। विपक्षी धड़े की इस याचिका पर 146 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। फैसला क्या होगा, कब आएगा, इस पर अभी कुछ तय नहीं है। उधर ओली का कहना है कि राष्ट्रपति के फैसले का विरोध मतलब देश का विरोध। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। फिलहाल नेपाल कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। रोजाना 7,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। कुल मरने वालों की संख्या 6,000 के पार पहुंच गई है। कम संख्या में टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए संक्रमण का ये जो आंकड़ा है ये असली नहीं लगता। नेपाल कोरोना वैक्सीन की कमी का भी सामना कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि नेपाल मिनी भारत बनने की कगार पर है। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रहा घमासान नेपाल के लोगों के लिए कतई अच्छा नहीं है। नेपाल के इस राजनीतिक हालात पर भारत की भी नजर बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में चीन का दखल बढ़ा है। भारत ने वैक्सीन की मदद देकर बढ़त हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत को कोरोना सुनामी में वैक्सीन का निर्यात बंद करना पड़ा। इसके चलते वैक्यूम पैदा हुआ और चीन इस खाली जगह को भरने की फिराक में है। नेपाल के मौजूदा राजनीतिक संकट का भारत पर क्या असर होगा और भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की प्रोफेसर SD मुनि से। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। पहला सवाल हमारा यही है सर कि नेपाल में 5 महीने के भीतर दूसरी बार अभी संसद भंग हुई है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को असंवैधानिक बता दिया था। क्या इस बार भी सुप्रीम कोर्ट उसी डायरेक्शन में जा सकती है? आपको क्या लगता है? और अगर ऐसा होता है तब फिर केपी शर्मा ओली के पास में क्या रास्ता बचता है? जा सकती है कि नहीं, लेकिन जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि जो राष्ट्रपति का फैसला है इलेक्शन कराने का और संसद को बर्खास्त करने का, वो संवैधानिक नहीं है। उन्होंने जिन 2 नेताओं ने अपने क्लेम्स किए हैं उन क्लेम्स को वेरीफाई नहीं किया और वो उसी लाइन पे चल रही हैं जिस लाइन पे प्रधानमंत्री ओली उनको ले जाना चाहते हैं। इसलिए संविधान कैसे देखे, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे देखेगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन संवैधानिक प्रश्न चिन्ह इस फैसले पर जरूर लगे हुए हैं।
सर केपी शर्मा ओली इतने व्याकुल क्यों हैं? वो क्यों मतलब मध्यावधि चुनाव करवाना चाहते हैं? और मतलब इसके पीछे उनकी किस तरह की इनसिक्योरिटीज हैं? क्या उस बारे में हम कुछ जानते हैं अभी? एज ही नहीं, स्टैंड देखिए अप। उनकी इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी ये है कि वो विश्वास मत खो चुके हैं और ये संसद जो है वो उनको अपना नेता नहीं मानती है। किसी तरह से वो प्रधानमंत्री बने रहे हैं क्योंकि विद्या देवी भंडारी उनका उनका पक्ष ले रही है, राष्ट्रपति उनका पक्ष ले रहा है और वो सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस बहाने संसद को डिसॉल्व करके भी उन्होंने 6 महीने और आगे मांग लिए हैं और उन 6 महीनों में क्या परिवर्तन होगा, क्या नए समीकरण बनेंगे, वो दूसरे सवाल है। लेकिन वो एक अनिश्चितता की स्थिति में रहना चाहते हैं ताकि वो अपने पद पर बने रहें। तो ये जो रणनीति है उनकी, वो कोई बहुत प्रशंसाजनक रणनीति नहीं है क्योंकि अभी अगर आप नेपाल की राजनीति देखें तो उसमें 4-5 बड़े-बड़े धड़े हैं, बड़े-बड़े समूह हैं और उनमें से 3 या 4 समूह ऐसे हैं जो ओली जी को नहीं चाहते हैं और स्वयं अपने आधार पर जो उनका पुराना यूएमएल था, उसके आधार पर उनके पास मेजॉरिटी है नहीं। तो ऐसी स्थिति में और क्या कर सकते हैं वो? तो संसद को ही उन्होंने भंग करवा दिया और चुनावों का एक क्या कहना चाहिए पासा फेंक दिया और देखे कि लोग उसमें कैसे निकल के आते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जैसा मैंने कहा अस्थिरता की राजनीति है और केवल अपने स्वार्थों को बचाने की राजनीति है। सर ये पार्लियामेंट्री अरिथमेटिक तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि वो एक नंबर गेम को हार गए हैं फ्लोर पे, और इसलिए मतलब वहां से आपने कहा कि उनकी सुरक्षा आती है। लेकिन क्या इस पार्लियामेंट्री अरिथमेटिक के बाहर भी हम उनकी किसी इनसिक्योरिटी को सिचुएट कर सकते हैं? मतलब उन ये जो लेजिटिमेसी क्राइसिस आया है उन पे, जिसका वो सामना कर रहे हैं, उसकी क्या वजह पाते हैं आप? नेपाल की सोसाइटी पॉलिटी ने किस तरह के संकेत दिए जब ये ये जो संसद में सामने आया उससे पहले? ये जो संसद की अनिश्चितता है वो संसद की अनिश्चितता नहीं है, वो उनकी राजनीतिक अनिश्चितता है। जो उन्होंने बड़ी पार्टी पहले एक बनाई थी प्रचंड को मिलकर जी। और जहां उन्होंने वादा किया था कि हम 2.5 साल के बाद में प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाएंगे, रोटेशन से लीडरशिप चलेगी, वो उससे वो मुकर गए। वो मुकरने से उनकी पार्टी के अंदर विरोध हुआ और लोगों ने उनके इस फैसले को चुनौती दी और उस फैसले को चुनौती देने के कारण ही उनकी पार्टी में खलबली मची और उनके नेतृत्व को चुनौती मिली तो उन्होंने फिर संसद में उसका स्वरूप निकाला और ये कोशिश की कि संसद से ही हम किसी ढंग से इसको डिसॉल्व करें ताकि जब भी डिसॉल्व होगा तो सारे एमपी लोगों को नुकसान होता है। जो लोग 5 साल तक चुन के आते हैं वो नहीं चाहते हैं कि 2-2.5 साल में ही वापस उनको जाना पड़े, दोबारा उसका इलेक्शन में। खर्चा भी होता है, सत्ता भी जाती है, राजनीतिक समीकरण भी बदलते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि ये हो और ये डर दिखाकर कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं संसद को भंग करवा दूंगा और वाकई उन्होंने भंग करवा दिया अपने राष्ट्रपति की मदद लेकर। तो इस तरह से ये एक अजीब सी क्या कहना चाहिए अवसरवाद की राजनीति है और वो राजनीति इसलिए शुरू हुई है कि उन्होंने विश्वास संसद में नहीं अपनी पार्टी में खो दिया है। ये बात समझने वाली है कि वहां पे सिस्टम इस तरह का है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करना होता है। बावजूद इसके जिस तरह से राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जो निर्णय लिए हैं, वो इस बातचीत में भी सामने आ रहा है कि वो काफी क्वेश्चनेबल है। उनकी क्या समस्या है? वो क्यों अपने विवेक से फैसला नहीं ले पा रही हैं, या ले रही हैं तो वो किस दबाव में है? इस तरह की कोई बात है सर? देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर फैसला तब लेता है जब प्रधानमंत्री को सदन का समर्थन हो, उसके बिना वो प्रधानमंत्री नहीं रहता। जहां समर्थन उनका छूट गया उसके बाद में प्रधानमंत्री की बात मानने की कोई जबरदस्ती राष्ट्रपति के ऊपर नहीं। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि विद्या देवी भंडारी को राष्ट्रपति बनाने में ओली जी का समर्थन था, इसीलिए ये वजह है कि वो उनका समर्थन कर रही है और उनकी लाइन पे अपने फैसले दे रही है। एक नहीं बहुत सारे फैसले उन्होंने ऐसे ही दिए। हाँ, अब हम नेपाल से भारत पे जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा कमेंट हम उसमें भी चाहते हैं सर कि फिलहाल जो कोविड क्राइसिस अभी सिर उठा रहा है नेपाल में, लगभग भारत की स्थिति की तरफ ही जा रहा है। क्या उसका कोई असर पड़ सकता है इस गेम में जो वहाँ चल रहा है पॉलिटिक्स? नहीं, राजनीति पे कोविड का असर तो यही है कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खत्म है।
अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, सरकार रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, तो जनता में त्राही है कि इस तरह का संकट आया हुआ है। और यही संकट उससे भी लगा हुआ है, जो भूकंप वहां आया था उसमें भी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अभी नहीं हो पाई है। तो सरकार की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल तो है ही है। अब वो कहाँ तक इस राजनीति को तोड़ता है या कहाँ तक राजनीति को एक रूप देता है, वो उसका सीधा आंकलन नहीं किया जा सकता आसानी से। नेपाल और भारत वाला मैट्रिक्स काफी पिछले दिनों में इफेक्ट हुआ है। पहले अलग तरह का माहौल था, चीजें चल जा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद अभी हमने देखा है नेपाल में एक तरह का पुश बैक है आपके बिग ब्रदर बिहेवियर को लेकर के, चाहे वो सीमा विवाद हो, चाहे वहां की राजनीतिक अस्थिरता से जुड़े तमाम पुराने प्रकरण हो। और अब इस मैट्रिक्स में चीन की एंट्री भी है। चीन एक प्लेयर। पहला सवाल इंडिया के एंगल से हमारा यही है सर आपसे कि जो फिलहाल नेपाल में हो रहा है, क्या उसका कोई भी असर भारत में पड़ सकता है? ये जो नेपाल में अस्थिरता रहेगी उसका असर भारत पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हमेशा से चला, जहां भी जब भी अगर भारत में बहुत ज्यादा अस्थिरता होगी तो उसका असर नेपाल पे पड़ेगा, दूसरे पड़ोसियों पे पड़ेगा। और नेपाल में अगर अस्थिरता होगी तो उसका भारत पे असर जरूर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सभ्यता सिविलाइजेशन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से दोनों समाज काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं। तो जो एक में खलबली मचती है तो दूसरे पे उसका असर होगा। इसीलिए ये अनिश्चितता हमारे लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ये कहते हुए जरा तकलीफ होती है कि भारत ने मैसअप किया है और इस बार संकेत ऐसे हैं कि भारत की सरकार ओली को समर्थन दे रही है। और वो स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन वो समर्थन की वजह से हम वहां की जो अवसरवादी और ऑटोक्रेटिक शक्तियां हैं, जो ओली जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है और कुल मिलाकर भारत के हितों के खिलाफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार मेरे हिसाब से, मेरे आंकलन से, मेरे पास इसकी भारत सरकार के नीति निर्धारक क्या सोचते हैं, फाइलों पे क्या लिखते हैं, इसका मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो भी सोचते हैं कि उनकी स्थिति, उनके दिमाग में स्थिति अभी साफ नहीं होने की वजह से 6 महीने और अस्थिरता चलती रहे तो उसके बाद देखेंगे क्या समीकरण उभरते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 6 महीनों में भारत नए नए समीकरण बनाने की कोशिश करेगा। और उसका सबसे बड़ा दारोमदार ये है कि चीन के प्रभाव को कम किया जाए। जो जनतांत्रिक पहलू है उस पे जोर कम है, जो सामरिक पहलू है चीन की तरफ से उस पे जोर ज्यादा है। और भारत सरकार ऐसा मानती है कि जो ओली के विरोधी हैं अभी इस समय, वो शायद चीन की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, क्योंकि उसमें प्रचंड है, दूसरे लोग हैं यूएमएल के, और यहाँ तक कि वो समझते हैं देवबा पर भी चीन का कहीं न कहीं प्रभाव है, या देवबा संभाल नहीं पाएंगे, जो नेपाली कांग्रेस के लीडर है वो। तो बहुत सारे समीकरण होके वो समझते हैं कि अच्छा अभी 6 महीने तो बाद टालो, देखो क्या होता है। क्या ये बीजिंग के इशारे पे डिस्टेबलाइज किए गए हैं ओली, इस तरह से भी जो बातें की जा रही हैं, उनमें कोई दम है या ये एक इंटरनल क्राइसिस है? चीन ने बहुत कोशिश की कि दोनों धड़े एक साथ हो जाए, और वहां पर उन्होंने, चीन ने कुछ हद तक ओली पर दबाव डाला कि आप अपनी पार्टी के नेताओं की बात मानिए और उनसे समझौता कीजिए। उसी क्षण, उसी पहलू ओली जी ने चीन से अलगाव कर लिया और भारत की तरफ झुककर वो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। और चूंकि राष्ट्रपति उनके पक्ष में है, इसलिए अभी उनका पलड़ा भारी लगता है। भारी इस माने में कि वो जो चाहते हैं वो हो गया है अभी तक। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वो देखना है, वो दूसरी बात है। तो इस तरह से ये जो ओली जी पहले चीन का कार्ड लेकर भारत को बैलेंस कर रहे थे, भारत को संतुलित कर रहे थे, अब वो भारत का कार्ड लेकर चीन को संतुलित कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है नेपाल की राजनीति में। नेपाल के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय में ऐसे ऐसे खेल खेले हैं और ये इससे भारत अनभिज्ञ भी नहीं है। लेकिन अभी हम इतने एक तरह से
प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उसको रोको। और आशंकाएं ये भी है कि ओली जी को और जो वहाँ की राजशाही शक्तियां हैं, फ्यूडल पावर्स जो हैं, पुराने राजा जो निकल गए हैं, उनको लेके, और तराई का एक तबका जो महंत ठाकुर का है, उनको दबाकर कहीं न कहीं वो पुरानी समीकरण निकाल कर ऐसे लोगों की सरकार बनाएंगे जो चीन से बिल्कुल अलग हो। ऐसी कुछ रणनीति लगती है भारत की। कहाँ तक सफल होगा वो दूसरी बात है, लेकिन उसमें जो मूल्यों और मान्यताओं को ठेस पहुंच रही है, जनतंत्र को ठेस पहुंच रही है, और ये एक खेल है, क्योंकि इसमें नेपाल के लोग, राजा ने खुद चीन का प्रभाव बढ़ाया, ओली जी ने खुद चीन का प्रभाव पड़ा है। ये लोग कब कहाँ ढुलक जाएंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह के खेल खेलना अवसरवादिता के खेल हैं, और मैं समझता हूँ ये एक परिपक्व रणनीति भारत के हिसाब से नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरी राय है। इसी रणनीति को लेके हमारा अंतिम प्रश्न है सर कि भारत ने नेपाल पर प्रभाव डालने के लिए अलग अलग तरह से वहां दखल दिया, चाहे वो विकास के रास्ते हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी के जरिए हो, चाहे वो डिप्लोमेसी के जरिए हो। अब भारत खुद वैक्सीन, जब कोविड क्राइसिस आया तो वैक्सीन मैत्री में वहां पे भी वैक्सीन गए। अब भारत के खुद के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि हम अभी क्राइसिस में हैं। क्या भारत जिस भी रणनीति पर चलने की इच्छा रखता है, काठमांडू में जिस भी तरह की सरकार बनाने की इच्छा रखता है, क्या उसके लिए अभी उसके पास असलहा है? क्या भारत अपने क्राइसिस से निकल के उसके पास इतनी ऊर्जा और समय बचेगी कि वो अपने इंटरेस्ट को सर्व कर पाए नेपाल में? मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, नेपाल में इंटरेस्ट सर्व करना खाली वैक्सीन पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात बहुत साफ होनी चाहिए हमारे दिमाग में। वैक्सीन एक अहम मुद्दा है, क्योंकि वहां पर भी बीमारी फैल रही है। लेकिन अगर भारत की भारतीयों के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी और सारी वैक्सीन डिप्लोमेसी, देखिए हमने बड़े ढोल पीट पीट कर कहा था कि हम वैक्सीन मैत्री या वो रणनीति चला रहे हैं, और वैक्सीन डिप्लोमेसी हमारी बहुत सक्सेसफुल होगी, और हमने बहुत देशों को मदद भी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी सोच आगे की नहीं थी। हमने नहीं सोचा कि हमारे ऊपर कितनी चुनौती आ जाएगी, और हमने उसके लिए उचित रूप से साधन जमा नहीं किए। तो हमारी जो वैक्सीन पैदा करने वाली कंपनियां हैं, वो इस चुनौती को फेस नहीं कर पाई है। ये एक राजनीतिक फेलियर है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल की फेलियर है, ये हमारे फार्मा सेक्टर की फेलियर है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो भी उसमें इन्वॉल्व है, ये सब टोटल फेलियर है। आज जो हमारे देश की स्थिति है उसमें ये कोई, देखिए अमेरिका तक के बड़े जैसे बड़े देशों ने भी जब उनका अपना संकट आया तो पहले उसको निपटना चाहिए। अगर आप अपना संकट नहीं निपट सकते हैं तो कैसे दूसरे लोग आप में आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे? ये कोई बात सीधी सादी है, समझने वाली है। आप ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, सिंगापुर को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, यूरोप के कुछ देश हैं जो सभी जिद्दोजहद ये कर रहे हैं कि हमारे लोग हैं, पहले उनको बचाया जाए, ये आपका उत्तरदायित्व है। ठीक है। और इस मतलब जो बदनसीबी रही है भारत की फिलहाल के दौर में, और उसी का एक एक्सटेंशन आप कह रहे हैं कि नेपाल में हम वही सफर करेंगे अगर वहां दखल देने जाते हैं, तो क्या इस खाली जगह को चीन भरेगा? सब काफी ऑब्वियस सवाल है, लेकिन मैं एक एक्सपर्ट से सुनना चाहता हूँ। नहीं, चीन वैक्सीन दे सकता है, और चीन दे भी रहा है, ऑक्सीजन भी सप्लाई कर सकता है। सवाल यह है कि लोगों को चीन की वैक्सीन पे आस्था कम है, क्योंकि सबको डर ये है कि सारा मसला तो वहीं से शुरू हुआ, और अभी तक भी जो चीन की वैक्सीन है उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए लोग अभी भी भारत के वैक्सीन को की तरफ देखते हैं, अमेरिका के वैक्सीन की तरफ, फाइजर की तरफ देखते हैं, मॉडर्ना की तरफ देखते हैं, जो भी है। लेकिन असली बात यह है कि चीन बराबर उनको, नेपाल को मदद करना बहुत बड़ी बात नहीं है चीन के लिए, और दे भी रहा है, वो ऑक्सीजन भी भिजवा रहा है, वैक्सीन भी भिजवा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आम जनता में उसकी साख कम है। यह था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोविड-19 से जंग में लगे हेल्थ वर्कर से जुड़ी है। सोमवार 24 मई को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 74वां सम्मेलन शुरू हुआ। इस बार असेंबली ऑनलाइन हो रही है और पहले दिन WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम
घेब्रेयेसस ने भाषण दिया और बताया कि कोरोना की वजह से अब तक 1,15,000 हेल्थ केयर वर्कर मर चुके हैं। WHO चीफ ने कहा कि ये नायकों वाला काम कर रहे हैं, हमारी तरह इंसान हैं फिर भी, और इतना कुछ करने के बाद भी बड़ी संख्या में हेल्थ एंड केयर वर्कर्स की बुनियादी सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही। प्रोटेस्ट करने पर कई बार उल्टा उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। WHO चीफ ने सदस्य देशों से हेल्थ फैसिलिटी में निवेश बढ़ाने की अपील की। इस बार की हेल्थ असेंबली में कोरोना वैक्सीन पर भी चर्चा होनी है। WHO चीफ ने साल के अंत तक हर एक देश की कम से कम 30% आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए विकसित देशों से सहयोग भी मांगा है। दूसरी सुर्खी माली से है। माली में सेना ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें राजधानी बमाको के पास एक मिलिट्री बेस पर ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना अपने 2 अधिकारियों को कैबिनेट से बेदखल किए जाने से नाराज थी। यूनाइटेड नेशंस और अफ्रीकन यूनियन समेत कई पश्चिमी देशों ने इस घटना पर साझा बयान जारी किया। इसमें नेताओं की शीघ्र और बिना शर्त रिहाई की अपील की गई। 10 महीने के भीतर ये दूसरी दफा हुआ है जब माली में लग रहा है कि तख्ता पलट हो गया। इससे पहले अगस्त 2020 में सेना ने इब्राहिम बाउबकर केटा को गद्दी से उतार दिया था। सितंबर में बाह अन दाव के नेतृत्व में फिर अंतरिम सरकार बनाई गई थी और वादा किया गया था कि अगले 18 महीने में देश में चुनाव कराए जाएंगे। अंतरिम सरकार ने चुनाव के लिए फरवरी 2022 की तारीख तय की है, लेकिन उससे पहले ही इसके शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आशंका है कि माली का ये राजनीतिक संकट और लंबा खिंचेगा। आज की तीसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 28 मई से अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद करने का ऐलान किया। अफगानिस्तान में बढ़ते आतंकवादी हमलों को इसका कारण बताया गया। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई डिप्लोमेट समय समय पर अफगानिस्तान का दौरा करते रहेंगे, लेकिन उनका ऑफिस किसी और देश में होगा। कहां होगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हम जानते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व वाली नेटो सेना 11 सितंबर 2021 तक अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर करने का ऐलान कर चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि विदेशी सेनाओं के जाने के बाद तालिबान सत्ता पर कब्जा कर लेगा। पिछले कुछ समय से तालिबान ने मौजूदा अफगान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। 10 मई को ही दश्त बर्ची इलाके में स्कूल के बाहर सीरियल कार धमाके हुए थे, जिसमें 85 लोग मारे गए थे और ज्यादातर इनमें स्कूली बच्चियां थीं। हालांकि तालिबान ने प्रकट तौर पर इस हमले से इनकार किया था, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार इस घटना के लिए तालिबान को, क्रूर बर्बर तालिबान को जिम्मेदार बताती है। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।